सो हेलो गाइस, आई होप आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है आईटीसी जेट, जेट स्ट्रीम और कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटीसी जेट से। आईटीसी जेट क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि वह क्षेत्र जहाँ पे एयर्स जो है कन्वर्ज होते हों, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? आईटीसी जेट बोलेंगे। ये जो क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है वो पृथ्वी को घेरे रहता है। इक्वेटोरियल रीजन में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह लो प्रेशर का क्षेत्र है और यह सूर्य किरणों सन रेज के गर्मी से उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप रहता है तो हाई प्रेशर वाले क्षेत्र की हवाएं इसकी ओर आकर्षित होती हैं। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं क्योंकि आईटीसी जेट ट्रॉपिकल रीजन में ही बनता है और वहाँ पर व्यापारिक पवनें ही पाई जाती हैं। आईटीसी जेट जब उत्तर की ओर खिसकता है तब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री टू 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है और मध्य अक्षांश की हाई प्रेशर वाली हवाएं भी आईटीसी जेट की ओर आकर्षित होती हैं। यह दोनों हवाएं आईटीसी जेट में कन्वर्ज होती हैं। तो बेसिकली हो बोल क्या रहा है कि आईटीसी जेट कहाँ बनेगा बोल रहा है, ये इक्वेटोरियल रीजन में बनेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ही आईटीसी जेट बनता है 0 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर हमको आईटीसी जेट देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है कि आईटीसी जेट जो होता है वो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ता है इक्वेटोरियल रीजन में। इस वजह से इस आईटीसी जेट का क्या होता है, बनता है, ये निर्माण होता है। तो जब 21 मार्च आता है तो ये हमें दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, क्योंकि 21 मार्च को सन रेज जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। और आईटीसी जेट क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमको व्यापारिक पवनें ही देखने को मिलती हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि इस रीजन में व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि 40 टू 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, नॉट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। हमारा अर्थ जो है वो इमेजनरी लाइंस के थ्रू डिवाइडेड है ना, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के थ्रू। तो जो लैटिट्यूड्स है 40 टू 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो 40 टू 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ये पार कर जाती हैं और ये कहाँ पर आती हैं? वहाँ पर आती हैं जहाँ पर आईटीसी जेट बना रहता है, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर आती हैं और क्योंकि ये लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो जो मध्य अक्षांश, नदन हेमिस्फीयर में जो मध्य अक्षांश बना रहता है उस हाई प्रेशर वाली, वहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है, वहाँ की हाई प्रेशर वाली हवाएं भी इस लो प्रेशर वाली हवाओं पर आकर्षित होती है और वहाँ पर आती हैं। तो दो हवाएं आ रही हैं, एक सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं हाई प्रेशर वाली हवाएं और एक नदर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं हाई प्रेशर वाली हवाएं। और ये कहाँ पे मिल रही हैं? जो आईटीसी जेट में लो प्रेशर बना है वहाँ पे मिल रही हैं और वहाँ पर ये दोनों हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं और इसको आईटीसी जेट का फॉर्म बना रही हैं। कन्वर्ज हो रही है बोल रही है मतलब वहाँ पे मिल ही रही है ना, फिर ये आईटीसी जेट का निर्माण भी कर रही है खुद भी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। इक्वेटर के पास का गर्म पानी हवा को गर्म करता है, इसकी ह्यूमिडिटी आर्द्रता को बढ़ाता है। इक्वेटोरियल लाइन का गर्म पानी आईटीसी जेट में हवा को गर्म करता है और इस आर्द्रता को उत्प्लावक बनाता है इस क्षेत्र में, और व्यापारिक पवनें आती रहती हैं और यही हवाएं इन ह्यूमिड आर्द्रता वाली हवाओं को ऊपर धकेलती हैं। तो ये तो सभी को पता है कि इक्वेटर के पास जो पानी होगा समुद्र में वो क्या होगा, वो गर्म पानी होगा। और ये जो गर्म पानी है यहाँ पे जो हवाएं रहेंगी उसको भी क्या करेंगी, गर्म करेंगी। और इससे क्या होती है, यहाँ पर जो हवाएं मिलेंगी उसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती हैं, जो उनकी कैपेसिटी रहती है ह्यूमिड होने का उसको बढ़ा देती हैं ये। और इससे क्या होता है
कि ब्योंसी पैदा हो जाता है, इन हवाओं में ब्योंसी पैदा हो जाता है और इस क्षेत्र में और व्यापारिक पवनें आती ही रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो ये ब्योंसी पैदा हुए रहती हवाएं, इन हवाओं को ये जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं ये ऊपर धकेलती हैं और उनकी जगह पर ये खुद शिफ्ट होती हैं। तो और इन थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाती हैं, ये इनकी भी ब्योंसी पैदा हो जाती है, फिर ये भी ऊपर जाती है और इनकी जगह पर नई व्यापारिक पवनें आती हैं। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। यह हवाएं ऊपर जाकर फैलती हैं और स्वयं को ठंडा करती हैं और अपने साथ लाए आर्द्रता को एक सतत श्रृंखला में फैला देती हैं, जो कि गर्ज के साथ एक लंबे समय तक बना रहता है। अब ये हवाएं गर्म हैं तो ये अपने आप को ठंडा करेंगी। तो जब ये ऊपर जाती हैं, ऊपर रीजन्स में जाती हैं, तो ये फैल जाती हैं, एक श्रृंखला वाइज ये फैल जाती हैं, सीरीज वाइज ये फैल जाती हैं और अपने आप को क्या करती हैं, कूल डाउन करती हैं। और फिर कूल डाउन करती हैं और क्या होता है फिर इसके साथ ये गर्जना उत्पन्न कर देती हैं ये हवाएं जो रहती हैं। तो ये होता है और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। यह विषुवत रेखीय देशों के वर्षा में अत्यधिक बदलाव लाता है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन सूखा या बाढ़ का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ITCZ जो है हमें ओनली इक्वेटोरियल रीजन्स में ही देखने को मिलेगा। ये जो ITCZ है ये वाला, ये हमें इक्वेटर के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे जहाँ पर सूखा बनने के चांसेस रहेंगे वहाँ पर ये लॉन्ग टाइम तक सूखा का प्रभाव छोड़ देती हैं, और जहाँ पे वर्षा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सूखा होने के भी कंडीशंस होते हैं और वर्षा होने के भी कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे ये अत्यधिक क्या करती हैं, बारिश ला देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा ही हमें सूखा देखने को मिल जाता है और कहीं पर हमें ज़्यादा ही बारिश देखने को मिल जाता है, बाढ़ का रीज़न बन जाता है। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं। ये जो मैंने पहले बता रखा है, ITCZ 21 मार्च को बनता है, क्योंकि उस दिन सूर्य किरण विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। दोनों गोलार्धों में ITCZ का लोकेशन दिशा सूर्य की स्थिति अनुसार बदलता रहता है। सूर्य जिस प्रकार अवस्थित होगा उस हिसाब से ITCZ बदलते रहता है। ये जो ITCZ है ये आपको ओनली 21 मार्च को दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो है सनलाइट के शिफ्टिंग जैसे होती है उस हिसाब से ये भी ITCZ जो है शिफ्ट कर जाता है। जैसे कि जून जुलाई में सनलाइट नदन हेमिस्फीयर में अत्यधिक रहता है, तो इस वजह से ITCZ हमको नदन हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। और जनवरी के टाइम में हमें सनलाइट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। तो जनवरी के टाइम में ये सनलाइट, ये जो ITCZ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ITCZ लो प्रेशर का जोन होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। और इसका जो वो होता है, जैसे ये फ्लो हो रहा है तो इसका फ्लो जो है वो चेंजेस होते रहता है। जैसे कि समुद्री सतह पर ये थोड़ा समानांतर चलने की कोशिश करता है, समानांतर रहता है, और लैंड जैसे ही आता है ये टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होने के पीछे रीज़न ये है कि जो समुद्र है वो अत्यधिक जल्दी स्थल की अपेक्षा देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जिस वजह से इनका मार्ग जो है ITCZ का वो समानांतर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ये स्थल में आते हैं, क्योंकि स्थल या तो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है स्थल में, इस वजह से ये मुड़ जाती है स्थल में। फिर जैसे ही ये समुद्र आता है ये थोड़ा समानांतर चलता है, फिर स्थल आता है तो ये फिर से मुड़ जाता है। फिर से ये जब उसमें आता है समुद्र में तो फिर ये समानांतर चलता है और स्थल में फिर से ये मुड़ जाता है। तो ये देखने को मिलता है इसमें। जून जुलाई में सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है 23.5 डिग्री के आसपास, तो ITCZ इस महीने में कर्क रेखा की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। जनवरी में सूर्य का प्रभाव मकर रेखा की ओर स्थित रहता है, तो ITCZ भी इस ओर स्थानांतरित हो जाता है। ITCZ महासागर और महाद्वीप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे जुलाई के महीने में ITCZ जहाँ जलीय भाग है वहाँ पर ITCZ लगभग समानांतर चलता है।
स्थल भाग सूर्य की ऊष्मा से जल्दी गर्म होता है सागरों की अपेक्षा, इसलिए ITCZ स्थल भाग में आने पर मुड़ जाता है, फिर सागर आने पर समानांतर चलता है। जनवरी में भी यही देखने को मिलता है, इसलिए ITCZ में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स का कहाँ कितने प्रकार के होते हैं? जेट स्ट्रीम्स हमें अर्थ पे 4 रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। एक ये सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम्स, एक सेकेंड, ये सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम, और एक पोलर जोन में देखने को मिलेगा जेट स्ट्रीम। और ये भी क्या होता है, ये भी सनलाइट की वजह से ही ये भी उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है, तो इस वजह से ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है, मतलब फ्लो होता है जेट स्ट्रीम जो है। और ये कहाँ से बनना शुरू होगा, ये 30 से 35 डिग्री पर ये बनना शुरू होता है। और ये कैसे बनता है, ये गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने से ये बनता है। तो देखते हैं आगे। यह तब बनती है जब गर्म हवा के द्रव्यमान वातावरण में ठंडी हवा के द्रव्यमान से मिलते हैं। विषुवत रेखा इक्वेटोरियल लाइन में गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु धाराएं ही जिम्मेदार होती हैं। जब विषुवत रेखीय हवाएं 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो कोरियोलिस बल के मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जिससे इन हवाओं की दिशा पूरी तरह से वेस्ट टू ईस्ट की ओर होती है। इसे ही सब ट्रॉपिकल जोन जेट स्ट्रीम उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह हमेशा ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती है। इसकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट ही होती है, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है। यह हमेशा पछुआ पवन की पेटी में ही प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों हेमिस्फीयर में प्रवाहित होती हैं। इसे पवन सरिता भी कहते हैं, क्योंकि नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है। पृथ्वी पर 4 मुख्य जेट स्ट्रीम हैं, 2 पोलर जेट स्ट्रीम्स और 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। सूर्य पूरी पृथ्वी को एक समान गर्म नहीं कर पाता, इस वजह से विषुवत के पास गर्म और ध्रुवों में ठंडा देखने को मिलता है। तो जब पृथ्वी का गर्म हवा का द्रव्यमान ठंडा हवा के द्रव्यमान से मिलता है तो गर्म हवा ऊपर उठता है। एटमॉस्फेयर में जब ठंडी हवाओं के द्रव्यमान से मिलता है तो गर्म हवा ऊपर उठता है और उसकी जगह पर ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, 30 से 35 डिग्री से ये बनना शुरू होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कोरियोलिस बल के मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 30 से 35 डिग्री में कोरियोलिस बल का मान अधिक पाया जाता है, क्योंकि कोरियोलिस बल जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाता है पोलर की तरफ, तो इसकी वैल्यू में वृद्धि होती जाती है। तो इसकी कोरियोलिस बल क्या करता है, ये हवाओं का डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस वजह से 30 से 35 डिग्री में हवाओं का डायरेक्शन चेंज कर पाता है, बोल रहा है। एक रीज़न ये भी है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इनका फ्लो होने का। और ये बोल रहा है ऊपरी वायुमंडल में ही प्रवाहित होगी, क्योंकि ITCZ को हमने क्या देखा था, ये निचली वायुमंडल में प्रवाहित हो रही थी इक्वेटर के पास। लेकिन जेट स्ट्रीम हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होगी जो जेट स्ट्रीम है वो। और ये बोल रहा है हाँ, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम जो है इसका डायरेक्शन जो है वो ये फ्लो होता है जिगजैग फॉर्म में फ्लो होता है। जेट स्ट्रीम जो है वो जिगजैग फॉर्म में फ्लो होगा, ऐसे ऐसे फ्लो होता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पवन सरिता भी बोलते हैं। क्योंकि पवन सरिता बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे जैगजॉग फॉर्म में चलता है ना, इसलिए। तो ये होता है। और ये भी स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो होता है ना। और क्योंकि हमें पता है कि पछुआ पवन कहाँ पे पाई जाती है, ये 30 से 35 डिग्री के पवन में डायरेक्शन में पाई जाती है ना, 30 से 35 से 45 तक पाई जाती है पछुआ पवन। तो ये यही बोल रहा है ये कहाँ पर बनती है, ये पछुआ पवन के रीजन्स में बनती हैं, वो ये बता रहा है ये। तो पछुआ पवन के रीजन्स में कहाँ कहाँ से बनता है, आपका बोल लो इक्वेटर के पास आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलेगा। इक्वेटर से ऊपर जो होता है 30 से 60 के पास आपको पछुआ पवन देखने को मिलता है। और उसके ऊपर हम कुछ क्या देखते हैं, पोलर पवन देखने को मिलता है, ध्रुवीय हवाएं देखने को मिलती हैं।
तो ये जो बनेगा जेट स्ट्रीम्स वो 30 से 35 से बनकर ये 60 तक हमको देखने को मिलेगा, 60 डिग्री तक, 60-66 डिग्री तक हमको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गर्म हवा, गर्म एयर भी देखने को मिलेंगे और ठंडी एयर भी देखने को मिलेंगे। तो ये यही बोल रहा है। इस पवन सरिता भी कहते हैं क्योंकि नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है। पृथ्वी पर 4 मुख्य जेट स्ट्रीम है, 2 पोलर जेट स्ट्रीम और 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो ये भी, इनमें भी क्या होता है, जब सनलाइट नदन हेमिस्फीयर में रहता है तो जेट स्ट्रीम, हमें 2 जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा नदन हेमिस्फीयर में, एक सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलेगा एक। ये जब सनलाइट जो है वो नदन हेमिस्फीयर में है तब हमें ये सब ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलेगा और ये पोलर जोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जेट स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। लेकिन जब ये हमारा सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है तो उस टाइम पर हमें फिर से 2 जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा, एक सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलेगा और एक पोलर जोन में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, यही बता रहा है कि ये तो हमको सबको पता है कि सूर्य पूरी पृथ्वी को एक समान गर्म नहीं कर पाता है, इस वजह से विश्वत के पास गर्म और ध्रुवों में ठंडा देखने को मिलता है। तो जब पृथ्वी का गर्म हवा का द्रव्यमान ठंडा हवा के द्रव्यमान से मिलता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है एटमॉस्फेयर में, जब ठंडी हवाओं के द्रव्यमान से मिलता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह पर ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोसेस चलते रहता है। गर्म हवा आएंगी और वो नहीं, ठंडी हवा आएंगी और वो गर्म हवा को ऊपर शिफ्ट करेंगी और फिर कुछ देर के बाद ये जो गर्म हवा आई रहती है, ये जो ठंडी हवाएं आई रहती हैं, ये भी गर्म होती हैं, ये भी ऊपर जाती हैं और ये जाती हैं, फिर ये एक जोन का बन जाती हैं, ये इकट्ठा होते रहती है ना ऊपर में, जोन बन जाती है, फिर ये जेट स्ट्रीम बनती है। तो ये जो है कुछ ये जो हवाएं होती हैं ऊपर में जो इकट्ठा हो रही हैं, ये जो कोल्ड एयर जो इकट्ठा हो रही हैं जा जाकर, उसमें से क्या करती हैं, ये लो प्रेशर की तरफ फिर आकर्षित होती हैं। तो कुछ जो है वो नीचे उतर जाती हैं और कुछ जो है वो ऊपर चली जाती हैं। तो इनका जो है फ्लो ऐसे चलते रहता है। यह मूवमेंट क्रिएट्स करता है एयर करंट में। जेट स्ट्रीम एक प्रकार का एयर करंट है जो कि ऊपरी वायुमंडल में बनता है, 30 से 35 डिग्री से बनना शुरू होता है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल एक टर्म आता है, कोरियोलिस बल बार बार। तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। जब साइंटिस्ट जो है वो एयर फ्लो को, एयर करेंट्स को रीड कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि इनका जो डायरेक्शन है एयर का वो चेंज हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत सारे इसके डेफिनेशन शायद चीज़ें आई कि इस वजह से होता है, बहुत सारे रीजंस दिया गया, लेकिन सबसे मान्य रीज़न जो था वो कोरियोलिस बल था। तो इसको फेरल ने जो दिया था तो ये मान्य हुआ और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। कोरियोलिस बल जैसे कि ये भी एक क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, आभासी बल होता है, स्यूडो फोर्स, और यह पृथ्वी के घूर्णन गति रोटेशन के दौरान उत्पन्न होता है। अर्थ जब रोटेट होता है तब ये कोरियोलिस बल हमको देखने को मिलेगा। विषुवतीय अक्षांश में इसका मान 0 रहता है, जबकि ध्रुवों पर अत्यधिक होता है। डिग्री गलती से हो गया है, ये 0 है, जबकि ध्रुवों पर अत्यधिक होता है। यह एक विचलनकारी बल है। रोटेशन करता है तब एक स्यूडो फोर्स उत्पन्न होता है और ये डेविएशन फोर्स, डिफ्लेक्शन पैदा करता है हवाओं में। तो उसी के बारे में दिया गया है। फेरल का नियम, पवनों की दिशा निर्धारित करते समय इस बल का पता चला। पवनें कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा विंड्स है व्यापारिक पवन है और पछुआ पवन है। होना क्या चाहिए, जब 0 यहाँ से 0 डिग्री से जब 30 डिग्री में जब हवाएं फ्लो करती हैं तो इनका डायरेक्शन सीधा होना चाहिए, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये टिल्ट कर जाती हैं। इनका डायरेक्शन सीधा ना जाके ये थोड़ा टिल्ट कर जाती हैं, और वो जो टिल्ट करती हैं वो किस वजह से टिल्ट करती हैं, इसी कोरियोलिस बल की वजह से टिल्ट करती हैं।
तो ये क्या बोल रहे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड टिल्ट करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट साइड टिल्ट करेंगी। तो इस वजह से व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन देखना कैसा है आप लोग, और जो वो है ट्रेड विंड्स हैं और पछुआ पवनें हैं, वेस्टर्लीज हैं, उनका डायरेक्शन देखना, वो टिल्ट रहती हैं। और टिल्ट होने के पीछे रीज़न क्या है, यही है फेरल का कोरियोलिस बल। तो इसमें क्या होता है, ये जो विंड्स होती हैं उनको ये नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड टिल्ट करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट साइड टिल्ट करेंगी। तो ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो।